हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज हम देखने वाले हैं त्वरण तथा मंदन को। फ्रेंड्स, आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि जब हमको बिल्कुल खाली रोड मिलती है और हमारे हाथ में बाइक हो तो फिर बाइक हवा से बातें करती है, लेकिन जैसे ही भीड़ भाड़ वाला इलाका आ जाता है तो वो जो हमारी बाइक में पंख लग गए थे वो पंख ऑटोमेटिक पहियों में बदल जाते हैं और हमारी बाइक की स्पीड कम हो जाती है। तो यदि आपको खाली रोड मिली, आपने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा ली, भीड़ भाड़ वाला इलाका आया, स्पीड कम कर ली, तो फिर ये तो तय है कि आपकी स्पीड एक समान नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि आपकी जो गति है वो एक समान गति नहीं है। तो कौन सी गति है? असमान गति। आप अपनी स्पीड को कभी बढ़ा लेते हैं, कभी घटा लेते हैं। आप जिस वेग से जा रहे हैं उस वेग में आप समय के साथ परिवर्तन कर लेते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने समय के साथ कितना परिवर्तन किया तो कैसे नापेंगे? तो फ्रेंड्स, फिजिक्स में इसी को नापने के लिए जो राशि हमको मिली है उसका नाम है त्वरण। जी हां फ्रेंड्स, त्वरण हमारे पास एक ऐसी राशि है जिससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि समय के साथ वेग में कितना परिवर्तन हमने कर लिया है। तो यही इसकी डेफिनेशन है, सिंपल सी, कि समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन, इसलिए इसका संकेत है स्मॉल ए। अब फॉर्मूला क्या बना? तो चूंकि क्या लिखा हुआ है, वेग में परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन किस में होना है? वेग में। दर मतलब बटे में क्या आना चाहिए? समय। तो बस यही बन गया फॉर्मूला। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमारे पास ये दर शब्द कहीं आती है तो अगर कुछ और नहीं लिखा हुआ है तो दर का मतलब जो भी परिवर्तन है वो समय के सापेक्ष ही हो रहा है। तो इसलिए आपने ऊपर लिया वेग में परिवर्तन और नीचे क्या लिया? समयांतराल। और इस प्रकार ये अनुपात जो है वही है हमारा त्वरण का फॉर्मूला। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आपने त्वरण का फॉर्मूला यहां सीख लिया है, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो अब आप ये बताएं कि ये अदिश राशि हुआ या सदिश, तो हम कैसे समझेंगे? तो देखिए, त्वरण के फॉर्मूले में ऊपर आता है वेग, नीचे आता है समय। वेग एक सदिश राशि है जबकि समय एक अदिश राशि है। किसी सदिश राशि में अदिश राशि का हम भाग लगाएं तो हमको सदिश राशि ही प्राप्त होती है, वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होती है। इसलिए जो प्राप्त हो रहा है त्वरण, वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। तो अब हमको ये पता चल गया कि ये सदिश राशि है, ये इसकी परिभाषा है, ये इसका फॉर्मूला है। तो मात्रक भी तो चाहिए ना। तो त्वरण का मात्रक बनाते हैं। त्वरण का जो फॉर्मूला है उसमें ऊपर आता है वेग और नीचे आता है समय। तो वेग का मात्रक लिखिए आप ऊपर, तो मीटर पर सेकंड, ऐसा ही मात्रक है, इसलिए समय का मात्रक नीचे लिखा हमने सेकंड। तो क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो मीटर सेकंड की पावर -2। अब विमी सूत्र बनाएं इससे, तो विमी सूत्र में क्या होगा? ये m क्या चीज है? मीटर। किसका मात्रक? लंबाई का। तो m के स्थान पे l आ जाएगा क्योंकि लंबाई को l से दर्शाते हैं विमी सूत्र में। s फॉर सेकंड, सेकंड का संकेत t, टाइम।
तो आपने सेकंड का जो s था विमी सूत्र में इसके स्थान पे लिखा आपने t, ये पावर है -2 की। अब इसमें द्रव्यमान तो कहीं आया ही नहीं, तो जो चीज नहीं है उस पर 0 की पावर होती है, तो विमी सूत्र हो गया m0L_t-2। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये सिंपल सी परिभाषा फॉर्मूला था हमारा त्वरण का। लेकिन अगर हमको कैलकुलेशन करनी है तो फिर हम कैसे करेंगे? तो यहां मैंने एक कंडीशन ली, यदि किसी समय t1 पर जो हमारी वस्तु है उसका वेग वेक्टर v1 है और वस्तु t2 समय पर v2 वेग प्राप्त कर लेती है, तो t1 समय पर वेग है v1, t2 समय पर वेग है v2, इसका मतलब वेग बदल गया है। तो यदि वेग बदल गया मतलब वेग में परिवर्तन होगा, तो जहां वेग में परिवर्तन होगा वहां त्वरण भी होगा। तो त्वरण कैसे निकालें? तो फॉर्मूला क्या कहता है? वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभिक करना होता है, इसलिए हमने अंतिम वेग v2 में से प्रारंभिक वेग v1 को घटा दिया। ऐसे ही समयांतराल मतलब समय में परिवर्तन, तो अंतिम समय t2, प्रारंभिक समय t1। तो इस प्रकार हम जो भी हमको कैलकुलेशन दी जाएगी इस फॉर्मूले के द्वारा हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो फिर एक कैलकुलेशन बेस्ड सवाल करते हैं। कोई वस्तु 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गति प्रारंभ करके, ध्यान देना फ्रेंड्स, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से मतलब ये प्रारंभिक वेग है, गति प्रारंभ कर रही है, 10 सेकंड पश्चात 60 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, ये उसका अंतिम वेग है। तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या फॉर्मूला था, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो 60 माइनस 30, नीचे t2 माइनस t1, अंतिम समय मतलब 10 सेकंड के बाद, प्रारंभिक समय 0, तो 10 माइनस 0, तो 60 माइनस 30 ऊपर आ गया 30, 10 माइनस 0 नीचे आ गया 10, आपने ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, बचा 3। तो त्वरण हुआ आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब आपका जो त्वरण है वो 1 सेकंड में कितनी वृद्धि हो रही है? 3 मीटर पर सेकंड की। तो वेग में प्रति सेकंड 3 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है। तो अगर 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड की वृद्धि है तो 10 सेकंड में, बताइए 10 सेकंड में, हाँ 30, तो 10 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो जानी चाहिए थी। तो देखो जब हमने स्टार्ट किया था तो कितना था? 30, 10 सेकंड बाद कितनी वृद्धि होनी चाहिए थी? 30 की, तो 30 और 30 60। तो कुछ समझ में आया? ये जो त्वरण है वो क्या कर रहा है? वो हमको ये बता देता है कि जो हमने स्पीड अपना वेग चेंज किया है वो वेलोसिटी किस दर से हमारी परिवर्तित हो रही है। तो त्वरण की कैलकुलेशन करके हम ये बता सकते हैं कि यदि 10 सेकंड के बाद इसका वेग 60 है तो 20 सेकंड के बाद क्या होगा? समझ रहे हैं आप? देखिए अभी हमने कैसे निकाला, हमने निकाला कि इसके त्वरण कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है। तो 10 सेकंड में 30 की हुई थी, तो ऐसे ही 20 सेकंड में कितने की होगी? इंटू 20, मतलब 60 मीटर पर सेकंड की। तो अगर आपसे पूछें कि 20 सेकंड बाद बताओ इसका वेग कितना होगा, तो आप 30 में 60 की वृद्धि कर दें, 60 और 30 90 मीटर पर सेकंड। अगर पूछें बताओ 40 सेकंड में कितनी वृद्धि होगी, तो 40 सेकंड पश्चात अगर आपसे वेग पूछा जाएगा तो 40 सेकंड पश्चात आप कैसे निकालेंगे? सिंपल है, इसमें 40 सेकंड का इंटू कर दीजिए। जब आप 40 सेकंड का इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 120 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होनी है। तो 30 प्लस 120 कितना हो गए? 150। तो इस प्रकार त्वरण के मिल जाने से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो वेग है वो किस दर से बढ़ रहा है या कितने समय पश्चात आपका वेग कितना हो जाएगा। है ना तुरंत कमाल की चीज। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने ये देखा कि यदि हम
एक समान गति नहीं कर रहे हैं, असमान गति कर रहे हैं और हमारे वेग में वृद्धि हो रही है, तो फिर हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेकिन हमेशा वृद्धि तो होगी नहीं। ऐसा भी हो सकता है जब हमको रोड खाली मिली थी, हमने स्पीड बढ़ा दी थी, 30 से हम कहां तक ले गए थे? 60 तक। लेकिन यदि भीड़ भाड़ वाला इलाका आ गया तो स्पीड कम करनी पड़ेगी ना, तो 60 से हम 30 पर भी तो जाएंगे। तो जैसे आपने परिवर्तन यहां वृद्धि में लिया, ऐसे ही परिवर्तन कमी वाला भी तो हो सकता है। तो यदि परिवर्तन कमी वाला होगा तो क्या होगा? तो समझना फ्रेंड्स, यदि V2 माइनस V1 करके हम त्वरण की वैल्यू निकाल रहे हैं और V2 की वैल्यू ज्यादा है, V1 की वैल्यू कम है, मतलब हमने 30 कम से चलना स्टार्ट किया और 60 ज्यादा वेग प्राप्त कर लिया, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आया। ये देखिए प्लस के 3 आए। लेकिन यदि ऐसा होता, हम ज्यादा से चलना स्टार्ट करते और फिर अपना वेग घटा लेते, मतलब V2 कम होता और V1 ज्यादा, तो ये आंसर क्या पॉजिटिव आता? जी नहीं, ये आंसर नेगेटिव आता। तो यदि आंसर नेगेटिव आता तो फिर इस त्वरण को हम क्या त्वरण बोलते या कुछ नया नाम देते? तो फिर फ्रेंड्स इसको आप नया नाम दे रहे हैं। वो नाम क्या है? मंदन। मंद मतलब होता है धीमा। तो अब आप ये समझ गए हैं कि यदि वेग में वृद्धि होगी तो हम त्वरण ज्ञात करेंगे और यदि वेग में कमी होगी तो मंदन ज्ञात करेंगे। अब मंदन का फॉर्मूला क्या है? तो मंदन का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, यही त्वरण का जो फॉर्मूला है वो मंदन का फॉर्मूला है। लेकिन अंतर कितना है? जब हमारे वेग में वृद्धि होती है तो त्वरण पॉजिटिव आता है, और ऐसे ही जब हमारे वेग में कमी होगी तो त्वरण नेगेटिव आएगा। तो इसी नेगेटिव त्वरण को हम क्या बोलेंगे? मंदन। जब समय के साथ वस्तु के वेग में कमी होती है तो त्वरण का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। इसी ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। अब मैं इसी उदाहरण को आपको मंदन के संदर्भ में दिखाता हूं। एग्जाम्पल लिया मैंने, यदि कोई वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग से गति प्रारंभ करके 10 सेकंड पश्चात 30 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो इसका मतलब पहले ज्यादा था और बाद में कम हो गया, अब इसका वेग कम हो रहा है, घट रहा है। तो फिर इस समय हम क्या निकालेंगे? मंदन निकालेंगे। मैंने आपसे कहा मंदन का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, यही फॉर्मूला जो त्वरण का है वो मंदन का है। तो वो V2 अंतिम वेग माइनस V1 प्रारंभिक वेग 30 माइनस 60 अपॉन अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। ऊपर बचे माइनस के 30, नीचे बचे 10, ये 0 0 कैंसिल किया, आंसर क्या आ गया? माइनस के 3। यहाँ क्या आए थे? प्लस के 3। यहाँ क्या आए? माइनस के 3। तो ये प्लस माइनस का जो साइन है, यही सारा खेल हमको समझा रहा है कि यदि त्वरण हमारा पॉजिटिव निकल के आता है तो वेग में वृद्धि होगी, और यदि त्वरण हमारा नेगेटिव निकल के आता है तो फिर वेग में कमी होगी। तो जब वेग में वृद्धि होगी तो हम उसको त्वरण बोला करेंगे, त्वरण पढ़ा करेंगे। लेकिन जब वेग में कमी होगी तो हम उसको मंदन बोला करेंगे। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि ये त्वरण और मंदन दो एक ही फॉर्मूले से निकाली गई अलग अलग चीजें हैं। जब हमारी गति एक समान नहीं होती, कैसी होती है? असमान, तो उसमें त्वरण भी मिल सकता है हमको और मंदन भी। यदि हम वेग में वृद्धि करेंगे तो हमको त्वरण प्राप्त होगा और वेग में कमी होगी तो मंदन। तो इस चीज को फ्रेंड्स आप अच्छे से नोट कर लेना कि त्वरण का जो चिन्ह है वो हमें ये बता देता है कि वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है या कमी। अब जैसे फ्रेंड्स हमने जब वेग देखे थे तो वेग में एक समान वेग असमान वेग होते थे, एक समान चाल असमान चाल थी। तो ऐसे ही त्वरण में भी हम एक समान त्वरण और असमान त्वरण को देख सकते हैं। कैसे? देखिए, त्वरण क्या था? त्वरण था किसी निश्चित समय अंतराल में हमारे वेग में परिवर्तन।
तो जब समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान होगा तो त्वरण भी तो समान होगा। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन समान होता है तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है और वस्तु की इस गति को हम एक समान त्वरित गति कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई वस्तु है जो A से B, B से C और C से D तक जाती है और एक घंटे के अंतर से वो अपना ये A से B में कितना समय लिया, 1 घंटे, ऐसे B से C और C से D में एक घंटे का समय लेती है। तो इस समय अंतराल में उसके वेग में परिवर्तन किस प्रकार है। वो A से चलना स्टार्ट करती है, A पर उसका वेग 0 है। जब वो 1 घंटे बाद B पर पहुंचती है तो उसका वेग 20 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। फिर B से 1 घंटे बाद जब वो C पर पहुंचती है तो उसका वेग 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है और जब वो C से D पर 1 घंटे बाद पहुंचती है तो उसका वेग 60 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं, वेग में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका मतलब त्वरण तो इसमें होगा, लेकिन क्या त्वरण एक समान है। तो देखो, पहले 1 घंटे में वृद्धि कितनी थी, 20, अगले 1 घंटे में 40 माइनस 20, अगले 1 घंटे में 60 माइनस 40 मतलब 20। तो इसका मतलब समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन कैसा हो रहा है, समान। तो इस स्थिति में वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा वो एक समान त्वरण कहलाएगा। फ्रेंड्स, हमारे पास जो न्यूटन के गति के समीकरण है, जो 3 समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो समीकरण है इसमें जो त्वरण हम a लेते हैं वो कौन सा त्वरण है, एक समान। ये एक समान त्वरित गति के समीकरण है। तो क्या हमेशा त्वरण एक समान ही होगा, जी नहीं, असमान भी हो सकता है। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनाएं, जब समान समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान होता है तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण कहलाता है और ये गति असमान त्वरित गति कहलाती है। देखिए एक एग्जांपल से। फिर हमने वही कंडीशन ली, A, B, C और D 4 पॉइंट है। तो वस्तु A से 1 घंटे बाद B पर पहुंच जाएगी, B से 1 घंटे बाद C पर, C से 1 घंटे बाद D पर पहुंच जाएगी। अब जब वो A से चलना प्रारंभ करती है और B पर पहुंचती है तो 1 घंटे बाद उसका वेग है 20 किलोमीटर पर आवर। फिर जब वो B से C पर पहुंचती है 1 घंटे बाद तो उसका वेग है 10 किलोमीटर पर आवर। वेग घट गया, मंदन हुआ यहाँ। फिर जब वो C से D पर पहुंचती है तो उसका वेग हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। उसका वेग बहुत बढ़ गया। लेकिन ये जो असमान गति हो रही है, इस असमान गति में वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो समान नहीं है। देखो, A और B के बीच का जो अंतर है वो 20 है, लेकिन B और C के बीच का 10, C और D के बीच का 50। तो जब वेग में परिवर्तन हमारा समान नहीं है तो इस समय में जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा वो असमान त्वरण होगा। तो ये गति क्या कहलाएगी, असमान त्वरित गति। तो फ्रेंड्स, जब आप एक समान गति करेंगे तो एक समान गति में क्या त्वरण होगा, बताइए, आंसर दीजिए। तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि हमारी एक समान गति है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन तो होगा ही नहीं। एक समान गति का मतलब, जैसे यहां मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 30 मीटर पर सेकंड से चलना है, तो जब मैंने स्टार्ट की जब भी 30, 10 सेकंड बाद भी कितनी, 30। या फिर ऐसे एग्जांपल देखें, जब मैंने स्टार्ट किया, मान लो 30 से स्टार्ट किया, B पर पहुंचा जब भी 30, C पर पहुंचा जब भी 30, D पर पहुंचा जब भी 30, तो फिर मेरा वेग तो बदला ही नहीं। यदि वेग नहीं बदला तो ऐसी ही गति का नाम तो एक समान गति है। तो अगर वेग नहीं बदला तो वेग में परिवर्तन कितना होगा, 0। तो त्वरण भी कितना होगा, 0। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है कि एक समान गति में त्वरण कितना होता है, 0 होता है। अब असमान गति में कितना होता है, तो ये डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते। ये कंडीशन बताएगी कि असमान गति में आपने कितना परिवर्तन इस प्रकार से कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे, आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत मन लगाकर पढ़ाई करिए, अच्छे अच्छे नोट्स तैयार करिए।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।